हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग बुलेट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपी के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ यूपीपीसीएस के द्वारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एनालॉग एंड ईडीसी का सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो कि 1 नवंबर को होना था, अब इसकी डेट एक्सटेंड होकर 13 दिसंबर हो गई है। तो आपके पास एम्पल टाइम है स्टडी करने के लिए, तो अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉसफेट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ, ऑप्शन से हैं आपके पास, बहुत वेरियस ऑप्शन से आपके पास, वोल्टेज कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर इज वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर आपका। ठीक है, चलिए इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। यूपीपी से 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि देखिए, मॉसफेट जो होता है आपका वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जो कैपेसिटेंस वो किसके बीच में फॉर्म करता है आपका, वो फॉर्म करता है गेट। ये गेट जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है आपका, ठीक है, मेटल प्लेट जो होती है इसकी। और ये जो आपका बाकी जो सेमीकंडक्टर चैनल होता है आपका, उन दोनों के बीच में जो आपका ऑक्साइड लेयर होती है सिलिकॉन ऑक्साइड की। तो ये हो गया ना एक वे में आपका कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, दो प्लेट्स होती हैं आपकी, मेटल प्लेट्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, और बीच में आपका एक इंसुलेशन होता है आपका। ठीक है, ये सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक होता है, इंसुलेशन होता है। सिमिलरली ये भी एक तरह से कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। चलिए दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट बात, मॉसफेट को कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ मिनिमम गेट वोल्टेज चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जैसे वीटी बोलते हैं हम। इसलिए मॉसफेट हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी होता है। तो आंसर हो गया आपका कंप्लीट। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है इसका वो काफ़ी हाई होता है मॉसफेट का, तीनों में से, और इसकी जो रेंज होती है 10 टू 10 मेगा ओम, और ये होता है ड्यू टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन पेपर में काफ़ी जगह पूछा गया है, वो है कि स्पीड जो होती है इनमें से डिवाइसेस की सबसे हाईएस्ट, सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, बीजेटी होता है, उसके बाद मॉसफेट, फिर एफईटी, जेफेट। ठीक है, एंड इन केस ऑफ साइज, सबसे साइज की बात करें, बीजेटी सबसे बड़ा, अगर सेम रेटिंग में है, जेफेट, देन मॉसफेट। इवन मॉसफेट इतना छोटा होता है कि 5% ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है चिप में एज कम्पेयर टू द बीजेटी इफ दे आर ऑफ सेम रेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, या फिर एक पॉइंट लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये बोला गया है, मॉसफेट जो फैब्रिकेट किया जाता है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पूछा जा चुका है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है प्लेनर टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द स्टेट ऑफ सैचुरेशन मॉसफेट एक्ट ऐसे, 2011 क्वेश्चन है, इट एक्ट्स एज क्लोज स्विच। देखिए जो भी डिवाइसेस होते हैं सैचुरेशन में जनरली वो क्लोज स्विच की तरह ही बिहेव करते हैं, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो चाहे कोई और हो। ठीक, ये आपका डायग्राम है एन चैनल पी चैनल का। एन चैनल के केस में आपका जनरली हमें पता है बीजेटी में जो हमारा होता है वो इस तरह की डायरेक्शन होती है एन चैनल की, और पी चैनल में अपोजिट होती है आपकी। तो इसमें इसका अपोजिट होती है, ठीक है, मॉसफेट में। और याद करने का एक तरीका छोटा सा। चलिए सैचुरेशन की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले सैचुरेशन में क्या होती है, कंडीशन जो होती है, जो ड्रेन सोर्स जो वोल्टेज होती है वो ग्रेटर होती है ड्रेन सोर्स ऑफ सैचुरेशन, और ड्रेन सोर्स जो वोल्टेज होती है वो ग्रेटर इक्वल टू गेट सोर्स माइनस में वीटी, मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, एंड आई डी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जो आपका ड्रेन करंट आता है हमारा, वो आता है के टाइम्स ऑफ वीजीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर। इसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, गेट में भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, और ये एक तरह की इक्वेशन ऑफ पैराबोला है आपकी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, ये सैचुरेशन रीजन पहले था हमारा। अगर मान लीजिए ट्रायोड रीजन से पूछ ले क्वेश्चन, ट्रायोड रीजन का एक और नाम होता है ओमिक लीनियर रीजन। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है वीडीएस इज लेसर और इक्वल टू वीडीएस सैचुरेशन, या फिर वीडीएस इज लेसर और इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटी। अगर हम बात करें ट्रायोड रीजन में, तो आपका जो आईडी जो वैल्यू होती है कैलकुलेट होती है वो के टाइम्स ऑफ के डैश ऑफ वी टाइम्स वीजीएस माइनस में वीटी इंटू में वीडीएस, यानी गेट सोर्स माइनस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंटू में ड्रेन सोर्स वोल्टेज। ट्रायोड रीजन में जो मॉसफेट होता है वो बिहेव करता है एज ए वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी एग्जाम से पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला आर डी एस इक्वल टू 1 में के डैश ऑफ वी जी एस माइनस वी टी ओम, अगर हम वी जी एस वेरी करते हैं यहाँ पे तो आर डी एस हमारा वेरी हो जाएगा साइमल्टेनियसली, तो इसलिए इट बिहेव एज ए वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विच कैन बी यूज्ड एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स इज। पहला क्वेश्चन ये है 2008 का। दूसरा है द कॉमन कलेक्टर बीजेटी एम्पलीफायर हैज़, दूसरा क्वेश्चन 2011 का।
तो पहले का आंसर जो है कॉमन बेस स्टेज आपका, और सेकंड का है लो वोल्टेज गेन एंड हाई करंट गेन। चलिए इसके बारे में हम पहले हम इसे देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। देखिए क्या है, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस टेबल को, जो कॉमन एमीटर के केसेस होते हैं एक्सेप्ट पावर गेन, ठीक है, पावर गेन हाई होता है इसका तीनों में से, उसके अलावा जो सारे फैक्टर्स है वो मीडियम रहेंगे, यानी मॉडरेट रहेंगे वैल्यूज, ठीक है। चाहे हम बात करें वोल्टेज गेन की, करंट गेन की, इनपुट रेजिस्टेंस की, आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो आपका कॉमन एमीटर तो याद हो गया है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं, बात आ जाते हैं कॉमन कलेक्टर पे। कॉमन कलेक्टर में होता है एमीटर फॉलोअर, इसका एक और नाम होता है, यानी आउटपुट फॉलो इनपुट, ठीक है। तो वोल्टेज गेन जो होती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1 या वेरी लेस होती है, मतलब लेस देन 1 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो लो हो गई वोल्टेज गेन हमारी। इसके अपोजिट में करंट गेन हाई हो जाएगा, ये इसके अपोजिट, बाकी सब इसके अपोजिट चलेगा, ठीक है। वोल्टेज गेन जो हम बात करें अगर हम कॉमन बेस में, तो वो हाई हो जाएगा, और कॉमन करंट गेन हमारा लो हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, पावर गेन जो सबसे लीस्ट होती है वो होती है आपकी कॉमन बेस में, ठीक है, मीडियम होती है कॉमन कलेक्टर में, और हाई ने बता दिया कॉमन एमीटर में होती है। अच्छा, इनपुट आउटपुट फेज रिलेशनशिप जो होती है वो आपकी होती है 0 से 360 डिग्री कॉमन बेस की, और 0 से 360 कॉमन कलेक्टर की। फेस रिवर्सल जो होता है 180 डिग्री, वो सिर्फ कॉमन एमीटर में होता है, ठीक है। इसलिए हम ट्रांजिस्टर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं अलग डिवाइसेस पे लीनियर रीजन में। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ एक और पॉइंट इसका हम देख लेते हैं, हम इसका एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है वो हमारी यही है कि हम जो कॉमन बेस है वो यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट के तौर पे, और कॉमन एमीटर फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसीज के लिए, और कॉमन कलेक्टर यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर जो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट करंट सोर्स आप खुद देख लीजिए, करंट गेन जो है आपका 1 किस में, कॉमन बेस में है, आंसर। सेकंड, कॉमन कलेक्टर बीजेटी एम्पलीफायर हैज ए लो वोल्टेज गेन, कॉमन कलेक्टर हैज ए लो वोल्टेज गेन कितना है इसका, लेस है, एंड हाई करंट गेन, ठीक है। और इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, ये आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन ट्रांजिस्टर कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग ऑफ द एमीटर एंड कलेक्टर आर एज फॉलो। 2008 का क्वेश्चन है। जो डोपिंग होती है एमीटर साइड पे वो ज़्यादा होती है कलेक्टर साइड से। देखिए जो ट्रांजिस्टर डोपिंग की बात करें, डोपिंग लेवल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। एमीटर पे सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है हमारी, फिर कलेक्टर पे होती है, फिर बेस पे होती है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं एरिया में, अगर एरिया वाइज देखा जाए ट्रांजिस्टर का एरिया, तो कलेक्टर साइड पे सबसे ज़्यादा होता है, फिर एमीटर पे और बेस पे होता है। इसी वजह से जो हमारा डिसिपेशन होता है, पावर डिसिपेशन हमारा, हम तो कलेक्टर पे सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेशन होता है, बिकॉज पावर डिसिपेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक। तो कलेक्टर पे, फिर एमीटर पे डिसिपेशन होता है, फिर बेस पे। तो इसका भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If reverse bias voltage applied to a PN junction diode is increased, its barrier capacitance will be। 2008 का क्वेश्चन है, बैरियर कैपेसिटेंस के बारे में पूछा। अगर रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं पीएन जंक्शन डायोड में तो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली क्या होते हैं, इसमें दो टाइप के कैपेसिटेंस हमारे बनते हैं। एक होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, एक होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन का एक और नाम होता है जंक्शन स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। ये डोमिनेटिंग होता है रिवर्स बायस रीजन में, और ये होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन इन रिवर्स बायस डायोड। यानी स्टोरेज होती है आपकी मेजॉरिटी कैरियर्स की जंक्शन के अक्रॉस में, जो स्टोरेज होती है वो हो जाती है मेजॉरिटी कैरियर्स की रिवर्स बायस डायोड में। उसकी वजह से आपका सीटी आपका क्रिएट हो जाता है, और सीटी का जो रिलेशन होता है रिवर्स बायस वोल्टेज में वही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में अंडर रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिक्रीज कर जाएगा, रिवर्स बायस बढ़ेगी अगर हमारी, तो हमारा कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं, ये पेपर में काफ़ी जगह पूछे गए हैं, तो चांसेस है आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। सीटी जो होता है आपका वो डिवाइस में अपीयर करता है बोथ, चाहे हम लो फ्रिक्वेंसी की बात करें 20 किलोहर्ट्ज से कम, या फिर हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन में भी होता है 30 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर ऑफ इन फॉरवर्ड बाय डायोड, ठीक है। मतलब माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज होती है इसमें। क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि मेजॉरिटी कैरियर स्टोरेज किस में होती है, वो होती है सीटी में, और माइनॉरिटी कैरियर किस में होती है, सीडी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विल अपीयर इन द डिवाइस ओनली ड्यूरिंग हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन। ये सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए होता है। दोनों ऑपरेशन, अगर दोनों फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए सीडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
इन ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रिलेटेड एज 2011 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक और रिलेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस में बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है काफ़ी जगह पे। सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, देखिए द रेशियो होता है कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट, उसे अल्फा बोलते हैं, इसको हम करंट गेन भी बोलते हैं, ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। ये इसकी वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 होती है बिकॉज आई ई हमारा स्लाइटली ग्रेटर देन आई सी होता है। क्यों? क्योंकि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो स्लाइटली ग्रेटर होता है, आई बी की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसलिए आई बढ़ जाता है, हमारा ये स्लाइटली लेस देन 1 हो जाता है, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमारी काफ़ी हाई होती है हमारी, ठीक है, क्योंकि आई सी की वैल्यू हमारी आई बी के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब देख लेते हैं इसका रिलेशन कैसे बन रहा है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से। इसमें क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई बी की वैल्यू क्या, आई माइनस आई सी की इक्वल अल्फा ई यहाँ पे पुट कर लीजिए आप, आई सी इक्वल अल्फा यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा आई बी का रिलेशन बन जाएगा 1 माइनस अल्फा ई। हमें पता है बीटा के टर्म से निकालना है, बीटा इक्वल आई सी बाई आई बी। यहाँ पे आई सी पता है, आई बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, आई सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए आई सी। अच्छा, और आई बी की जो वैल्यू 1 माइनस अल्फा ई है, ठीक है, और आई सी इज इक्वल होता है अल्फा ई होता है हमारा, बस बहुत सा आई से आई सी कैंसिल आउट हुए, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए पी एन जंक्शन पी एन एन आर डोप्ड लाइटली, पहला ऑप्शन, सेकंड हैवीली, थर्ड ऑप्शन पी जंक्शन डोप्ड हैवीली या एन जंक्शन हैवीली डोप्ड। 2011 क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है हैवीली, ठीक है। देखिए पी एन जंक्शन डायोड क्या होते हैं, दो टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, इसमें एक पी टाइप होता है, एन टाइप होता है। पी टाइप में एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं, एन टाइप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए पी प्लस हो जाता है तो ये डिजनरेटिव हो जाता है, यानी एक्सेस ऑफ पी हो जाते हैं, यानी होल्स ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर अगर एन माइनस होता है तो एक्सेस ऑफ होल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बैंड गैप एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो किसके केस में होती है, ठीक है। 2011 क्वेश्चन है, वो इंसुलेटर के केस में मैक्सिमम होती है आपकी। देखिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बैंड गैप या एनर्जी गैप होता है बेसिकली एक रेंज होती है सॉलिड में जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बैंड गैप जनरली हम रेफर करते हैं एनर्जी डिफरेंस को इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो होता है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड और बॉटम, हमें पता है ना एनर्जी गैप होता है, नीचे हमारा वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है हमारा, वैलेंस बैंड होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है हमारा, ठीक है। तो उसके जो डिफरेंस में ये बोल रहा है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, ठीक है, उसको एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं एनर्जी गैप, ठीक। अच्छा, बैंड गैप एनर्जी जो वैल्यूज होती है मेटल के केस में वो 0 होती है। ये इसमें मेटल केस में एनर्जी गैप हमारा या तो बहुत कम होता है ना के बराबर होता है, क्योंकि बैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होते हैं इसमें ओवरलैप कर रहे होते हैं आपके। सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी गैप होता है 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सबसे में स्मॉलर बैंड गैप को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर के केस में जो एनर्जी गैप होता है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं जिनका लार्ज बैंड गैप एनर्जी होती है। देखिए अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि डायमंड का पूछ लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पे कितना आपका एनर्जी गैप है। सिलिकॉन का पूछ लेते हैं, ठीक है, जर्मेनियम का पूछ लेते हैं, फिर एक आता है इसमें एक और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा है, इसलिए हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मॉसफेट में मतलब हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाती है इसलिए मॉसफेट में प्रेफर किया जाता है ये, ठीक है, क्योंकि बाय नेचुरली हम क्रिएट हो जाती है हमारी इसमें, तो बेस्ट इंसुलेटर की तरफ भी ये पड़ता ही है एक तरीके से। चलिए आउटपुट रेजिस्टेंस जो हमारा सैन 41 ओपैम का वो क्या होता है, 2011 का क्वेश्चन है ये। आउटपुट जो है हमारा वो होता है आपका, देखिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा 10 ओम, ठीक। इसके एक्चुअल में क्या सैन 41 एक स्टैंडर्ड ओपैम्प है, तो उसकी आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, मैंने टेबल दे दी है आपको। अगर आइडल की बात करें, हमें पता है वोल्टेज गेन हमारा इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ऑफसेट करंट ऑफसेट वोल्टेज 0 होती है, बैंडविड्थ और स्लू रेट इनफाइनाइट होती है। बट वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें वोल्टेज गेन की उसके सैन 41 ओपैम्प के केस में तो इतनी होती है। आउटपुट इम्पीडेंस देख लीजिए,
75 ओम होता है। ये क्वेश्चन आया ना सीधा। अ, मर गया। सॉरी, मैंने इसका आंसर 10 ओम लिख दिया, एक्चुअल में इसका आंसर है आपका 75 ओम। ठीक है, 75 ओम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अच्छा, ऐसे ही आपका पूछ सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं आपसे 2 मेगा ओम। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। जनरल पर्पस 741 एक स्टैंडर्ड ओप एम्प है ना, गाँव घर में दे रखा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ओप एम्प दे रखा है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, उसमें 2 जेनर डायोड हमने कनेक्ट कर दिया आउटपुट पे जो कि आइडेंटिकल नहीं है। तो कहता है वोल्टेज वेवफॉर्म क्या होगी, क्वेश्चन में 2011 का क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर है विल बी ए स्क्वायर वेव विद डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेजेस। देखिए एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है फ्री रनिंग ऑसिलेटर होता है जिसमें कोई परमानेंट मेटा या स्टेडी स्टेट नहीं होती है, बट इसकी स्टेट कंटिन्यूली चेंज करती रहती है लो से हाई स्टेट पे। ठीक है, और बैक अगेन यानी वापस वही स्टेट पे आ जाती है। तो इसी की कंटिन्यूस मोशन की वजह से, कंटिन्यूस जो चेंजिंग हो रहा है स्टेट का, हमें एक स्टेबल स्क्वायर वेव हमें मिल जाती है आउटपुट पे। इसलिए जो एब्रप्ट चेंजेस होता है और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, इसके लिए इट इज़ आइडल फॉर टाइमिंग एंड क्लॉक पल्स एप्लीकेशन। अच्छा, इनका जो इसमें जो ड्यूटी साइकिल होती है वो आपकी इवनली 50% होती है, यानी 50% टाइम के लिए साइकिल जो आउटपुट हमारा हाई होगा और रिमेनिंग के लिए हमारा आउटपुट हमारा ऑफ होगा। ठीक है, अगर हम जीनर हम लगा देते हैं वहाँ पे जिनका रेटिंग डिफरेंट है, तो जीनर बेसिकली हमारा क्या होता है, टू फिक्स पीक टू पीक एम्पलीट्यूड को फिक्स करने के लिए वो होता है। मान लीजिए उसकी जो रेटिंग है हमारी इस तरीके से VZ दे रखी है हमारी, और यहाँ पे VZ दे रखी है, VD दे रखी है हमारी। ठीक है, तो आपका जो वो पीक टू पीक हमारा वेरी करेगा। अगर हमें 50 एग्जैक्टली चाहिए आपका, तो उस केस में तो हमारे जो जो दोनों की वैल्यूज़ होंगी हमारी वो सेम होंगी। लेकिन इस केस में अगर डिफरेंट हमारी वैल्यूज़ है हमारी VZ की, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड हमारा वेरी कर जाएगा। ठीक है, ठीक, हमारा जो मतलब पीक जो वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, और इसकी वजह से हमारा आउटपुट होगा, हमारा स्क्वायर वेव तो बनेगा। ये देखिए स्क्वायर वेव तो हमारा बन रहा है, बट जो वैल्यूज़ होंगी हमारी पीक टू पीक वो वेरी कर जाएगी, VZ प्लस VD, VZ माइनस VD। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं वो डायरेक्ट, तो वो बीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, R2 पर R1/R2। और जो अगर टाइम पीरियड पूछ लेते हैं अगर एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का 2RC ln 1 प्लस बीटा अपन 1 माइनस बीटा। और फ्रिक्वेंसी बोलता है फ्रिक्वेंसी ऑफ एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये द सर्किट शोन बिलो इस, ये सर्किट जो शोन हम कर रहे हैं ये किसका सर्किट है। देखिए ये सर्किट है, यहाँ पे लगा हुआ है R और ये लगा हुआ है आपका डायोड लगा है बेसिकली। ये आपका लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है आपका। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन आपसे। और इसमें क्या है कि जो उसकी आउटपुट वोल्टेज माइनस नीटा VT ln V इनपुट बाय V रेफरेंस, जो नीटा होता है आपका वो आइडेंटिटी फैक्टर होता है, सिलिकॉन केस में 2 होता है, जर्मन केस में 1 होता है आपका। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आज आ जाए पेपर में तो वो इंटरचेंज अगर करते हैं पोजीशन को, तो हमारा ये बन जाता है क्या, एंटी लॉग एम्पलीफायर। इसका जो फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज जो होती है माइनस V रेफरेंस ई V इनपुट बाय नीटा VT। ठीक। Thank you very much students. If you like our video then please like, share, subscribe and please press the bell icon ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। Keep watching Engineers Bullet.